नमस्कार दोस्तों, पीआईबी प्लस न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे 7-8 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं RWWCO द्वारा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन। तो ये वृक्षारोपण अभियान है, ये शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। इसका प्रयास किया जा रहा है वृक्षारोपण अभियान का। तो इसकी शुरुआत कर दी RWWCO द्वारा। अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि RWWCO क्या है। तो ये केंद्रीय रेलवे महिला कल्याण संगठन है और फिर ये भारतीय रेलवे की महिला शाखा की सबसे शीर्ष संस्था है। और साथ ही ये भी है कि ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है ये रेलवे कर्मचारियों से संबंधित जो परिवारजन हैं उसके कल्याण के लिए कार्य करना। इसके बावजूद भी ये फिर कई पर्यावरणीय संबंधित प्राकृतिक आपदा हो गया या फिर सीमा गड़बड़ी हो गया, परिवार कल्याण संबंधित अन्य कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रही है हमेशा से। और इसकी जो कार्यकाल शुरू हुआ ये 1962 से भारत चीन युद्ध के बाद से शुरू हुआ। तो इसलिए ये पीआईबी में दिया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये संगठन। तो इसको आप लोग देखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसके जो बारे में ये दिया था पीआईबी में कि जैसे कि इसने मौसम की जैसे कि बारिश की चेतावनी जारी की। लेकिन हम लोग को ये जानना एग्जाम के पर्पज से ज़रूरी है कि जो ये विज्ञान विभाग है इसके किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और फिर ये कई तरह के कार्य भी करता है जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान के लिए अध्ययन करना, फिर जो पर्यावरणीय समस्या हैं उसके बारे में भी जो अध्ययन करना, भूकंप संबंधी समस्याओं से संबंधित अध्ययन करना। और इस संदर्भ में अपना विभिन्न तरह के जो है अब समय समय पे पूर्वानुमान जारी करता है, सूचित करता है सरकार को। और फिर इसका जो मुख्यालय हम लोग देख रहे हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये जो दिल्ली में लोधी रोड के पास में है। और फिर ये जैसे कि ये क्या इसका जो विभाग है या फिर इसका स्टेशन है प्रक्षेपण के लिए विभिन्न तरह के अध्ययनों के लिए, तो ये आपका दिल्ली से आर्कटिक तक है, मतलब आर्कटिक है वहाँ तक भी इसके प्रक्षेपण स्टेशन है जहाँ पे ये विभिन्न तरह के शोध या अनुसंधान या अध्ययन करता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके एक महानिदेशक होते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर फिलहाल में हैं। और फिर इसके 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भी हैं जिसमें चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद ये है। और फिर जैसे कि इसके हम देखें कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब कोलकाता में चक्रवात की स्थिति थी 1864 में। तो उस समय चक्रवात आया था तो काफ़ी क्षति हुई थी। इसके बाद जो इस संदर्भ में क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ 1866 से 71 के बीच। तत्पश्चात इस संगठन की स्थापना हुई। और फिर इस संगठन की स्थापना के बाद जो पहले इसके संवाददाता बने थे हेनरी फ्रांसिस ब्लैकफोर्ड, इसके पहले संवाददाता बने थे। तो ये हम लोग मौसम विभाग के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जाने और इसको याद भी रखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल में जो मक्का से संबंधित मेगा फूड स्थापित किया है कहाँ पे, कपूरथला। तो ये कपूरथला पंजाब में है, वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। और फिर ये जो सबसे वहाँ पे स्थापित होने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे जो मरुस्थली की स्थिति लगातार बढ़ते जा रही थी। और फिर वहाँ पे जैसे अन्य फसलें हैं, आपका हो गया धान, हो गया गेहूँ, आ गया, इस सभी में ज़्यादातर पानी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ के किसान जैसे कि मरुस्थलीय की स्थिति के कारण ज़्यादातर उपजाऊ मतलब कि फिलहाल में उपज पाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो उसका अगर स्थापना इसका हुआ तो ये जो मक्का है कम पानी लेता है, इसके बावजूद भी ये गेहूं या चावल के मुकाबले में है, जैसे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व या फिर प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो इसलिए वहाँ के किसान इसके लिए जागरूक होंगे और इस संदर्भ में खेती करेंगे। तो इससे मरुस्थलीकरण की स्थिति में भी बचाव आएगा और फिर उत्पादन भी उनका बढ़ेगा। तो ये मेगा फूड स्थापित किया है कहाँ, पंजाब कपूरथला में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जान लें कि मेगा फूड पार्क की योजना कहाँ है। तो ये जानना है कि मेगा फूड पार्क की योजना
इसकी शुरुआत जैसे 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी खराब होने वाली बस खाद्य पदार्थ है उसके बर्बादी को उसके रोकता है। जैसे कि कोई भी अगर फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ पे जैसे कि मक्का हो गया या फिर विभिन्न तरह की फसलें हो गई जिनकी जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, तो उसको वहाँ पे जाके जो किसान है आसानी से वहाँ पे पहुँचा देंगे और फिर वहाँ भंडारण की जो क्षमता रहती है वहाँ पे रखी जाएगी। और वहाँ विभिन्न तरह की जैसे शीत भंडारण और फिर जो जिस तरह की फसल होगी उस तरह की आवश्यकतापूर्ण वहाँ वातावरण उपस्थित रहता है। तो इसलिए मेगा फूड पार्क योजना इसको लाया गया है, 2008 में लाया गया। और फिर इसको जैसे कि कहीं भी स्थापित करने की शर्त ये होती है कि कम से कम वहाँ 50 एकड़ क्षेत्र मतलब होना चाहिए, उस एरिया में इसको स्थापित किया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए मेगा फूड पार्क योजना क्या है और फिर इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये देख लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म का लोकार्पण। तो ये फिलहाल में सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किस लिए शुरू किया गया है, तो ये जैसे कि कार्यालय में, सरकार के कार्यालय में विभिन्न तरह के वे लोग होते हैं कि जो अनुवाद का कार्य करते हैं, वे कर्मचारी होते हैं। तो उस संदर्भ में और उनको कौशल बनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहाँ पे कोई भी जो इच्छुक है इसके लिए जो भी कर्मचारी इच्छुक है यहाँ पे जाकर सीख सकता है। और सीखने के लिए साथ ही उसको जैसे विभिन्न तरह के वीडियो क्लिप हो गया या फिर बहुत तरह से छोटे छोटे जो भाषा प्रदान किए गए हैं उनको सिखाने के लिए वीडियो क्लिप के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से उनको लाभ होगा और जो भी इसके लिए इच्छुक है, जो भी कर्मचारी वहाँ पे जाके सीख सकता है, अपनी कौशलता को विकास कर सकता है, इससे सरकार को लाभ होगा। तो इस संदर्भ में ये स्थापित किया गया है ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं खरीफ फसल। तो फिलहाल में न्यूज़ जो आई थी खरीफ फसल के संदर्भ में कि इस बार खरीफ फसल की बुआई ज़्यादा हुई है और फिर ज़्यादा इतना बुआई हुई है और फिर उत्पादन ज़्यादा होने की संभावना है। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इतना उत्पादन, जबकि पिछले साल जैसे कि 404.27 लाख हेक्टेयर इस बार बुआई हुई है, लेकिन उससे पिछले 371.39 लाख हेक्टेयर ही बुआई की गई थी। तो इस संदर्भ में कुछ न्यूज़ थी। तो हम लोग अब ये जान लें कि खरीफ फसल क्या होती है इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे खरीफ फसल क्या है। तो देखिए जैसे कि ये जो फसल होता है इसके जैसे कि ज़्यादातर खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, गन्ना ये सब आते हैं। और इसकी जो बुआई होती है, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और फिर इसको अक्टूबर में काटा जाता है मुख्यतः। तो इसमें यही पूछ देता है एग्जाम में कि खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आता है या फिर इसकी बुआई कब होती है, फिर कटाई कब होती है। तो और साथ ही इसके जो अवधि होती है जैसे कि 21 मौसम में बोने के लिए अनुकूल है, तो उसके लिए अधिकतम तापमान और आर्द्रता का मौसम चाहिए, जैसे कि बारिश का मौसम में होता है। तो इसलिए इसके याद रखना, इसको आप लोग जरूर। अब साथ साथ ये भी देख लें कि अन्य जो फसल होते हैं प्रकार, जैसे जायद फसल, रबी फसल, ये भी क्या होते हैं इसको भी देख लें। तो जायद फसल में भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो खरीफ के समय मतलब खरीफ के काटने के तुरंत बाद बोए जाते हैं और एक होता है रबी के काटने के बाद तुरंत बोए जाते हैं। तो ये जैसे कि इसका समय काल है, जो खरीफ जायद है वो समय काल है अगस्त से सितंबर। इस समय तक जो खरीफ के फसल ज़्यादा काट लिए जाते हैं, तो इस समय जायद उगाया जाता है। तो और इसका जो समय रहती है कटाई का दिसंबर से जनवरी रहता है। और इसके अंतर्गत भी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तिलहन हो गया, धान भी इसमें आता है, ज्वार हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जायद रबी के अंतर्गत क्या आता है, तो खरबूजा हो गया, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि आती हैं। और इसका जो समय है अप्रैल से मई, और फिर जैसे कि इसके कटाई का समय अप्रैल से मई है और इसका जब बुआई होगी फरवरी से मार्च तक, क्योंकि इस समय तक ज़्यादातर रबी फसलें काट ली जाती हैं। तो जो जायद फसलें हैं उसके लिए जैसे अगर समय देखा जाए या फिर अनुकूल वातावरण देखा जाए तो उसके लिए
अधिक तापमान और लंबे समय तक प्रकाश की ज़रूरत होती है, जो फरवरी से मार्च या अगस्त से सितंबर में इस तरह के मौसम रहते हैं। और फिर जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल फसल के बारे में दे दिया गया थोड़ा, तो कमर्शियल फसल वो फसल होती हैं जिसे धन पाने के लिए बोया जाता है, तो उस तरह के फसल को कमर्शियल फसल कहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर टाइम लेते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, या फिर आपका पटसन हो गया, ये सब कमर्शियल फसल होती हैं। अब हम लोग रबी फसल देख लें थोड़ा जल्दी से। तो ये है, इसका समय काल होता है अक्टूबर से दिसंबर, इसके कटाई का समय फरवरी से अप्रैल, और फिर इसमें आता है गेहूँ, जौ, जई, मटर, चना, सरसों, ये सभी आते हैं। और फिर इसकी जो बुआई होती है सितंबर में, शीत के महीने में होती है, लेकिन इसके जैसे कि ये जैसे बुआई के समय या अंकुरण के समय ठंडी का मौसम चाहिए, लेकिन इसके अगर पकने लगता है तब इसके अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी रबी फसल के बारे में हम देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा और फिर जारवा जनजाति। तो ये क्या मैटर है? ये मैटर था कि जैसे कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग ने ये कहा है कि सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, वहाँ पे ज़्यादातर जो जारवा जनजाति, जो अंडमान निकोबार की जनजाति है और इससे संबंधित अन्य अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, उनकी आपत्तिजनक वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। तो ये उनके अधिकार के विरुद्ध है और इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय के यहाँ इन्होंने क्या किया है, मतलब कि इसके समक्ष ये बात उठाई है कि इस पर कार्रवाई हो। और साथ ही ये देख लेते हैं कि जो अंडमान निकोबार की जनजाति हैं, तो इनको इन जनजातियों को, जिसमें कि ये अंडमान हो गया, ओग्स हो गया, सेंटिनेलीज हो गया, निकोबारीज, सैम्पेन, ये सभी आदिम जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। और इसके संदर्भ में ये है कि यहाँ पे कोई भी पर्यटन के बढ़ावा देने पे भी रोक लगाया गया है। फिर धारा 7 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि सॉरी, फोटो खींचने या फिर वीडियो बनाने पे उन्हें 3 साल की कारावास की सज़ा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ प्रधान कानून भी है। तो इसलिए इस तरह की गतिविधि जो हो रही, जैसे यूट्यूब पे इनके आपत्तिजनक दृश्य डाले जा रहे हैं, तो उनका अधिकार का हनन है और फिर इस पर सरकार को एक्शन लेने चाहिए। और फिर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मुख्यतः इसमें ध्यान जो रखना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं, ये 7 आप लोग देख लीजिएगा। और फिर ये देखना है कि जारवा जनजाति भी इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर इसके जैसे कि वहाँ पे जो कुल समूह है, वहाँ पे आबादी है अंडमान निकोबार की इतनी है, और फिर उसमें सिर्फ 5 जनजाति समुदाय की, जो वहाँ के जनजाति समुदाय 5 है, जहाँ जिनकी संख्या सिर्फ 500 से कम है। तो ये बहुत ही मतलब कि वहाँ पे इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाया जाएगा, तो उनके मतलब कि अधिकार का हनन नहीं होगा और फिर अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हैं। और फिर ये जान लें कि आदिम जनजाति क्या होती है। तो आदिम जनजाति जैसे कि यहाँ पे इनको देख रहे हैं, ये मतलब कि ज़्यादातर जैसे पहले लोग रहते थे प्राचीन काल में, मतलब कि बिना वस्त्र के रहते थे या फिर बाहरी लोगों से जुड़ा, जैसे कि बाहर और कुछ नहीं जानते थे और सीमित क्षेत्र में रहते थे। तो इस तरह की जनजाति को आदिम जनजाति कहते हैं। अब हम लोग देखें अनुसूचित जनजाति से के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग इसके लिए प्रावधान किया गया है, इसको आर्टिकल 338A में इसको प्रदान किया गया है। और इसके अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी आते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है, और इनके समय और कार्यकाल, वेतन भत्ते, ये सभी भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। और फिर अनुसूचित जनजाति आयोग है, अपना सालाना रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। और राष्ट्रपति इसको फिर जाके संसद के पास जमा करती है। अगर वो उस संदर्भ में जमा करने के बाद वो अपना मतलब कि ये भी अगर वो स्वीकार करती है तो भी मतलब कि नहीं, अगर अस्वीकार कर देती है, अगर उसकी स्वीकृति नहीं करती है, तो इस संदर्भ में क्या होगा कि उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्यों नहीं स्वीकृत किया गया। और फिर अगर स्वीकृत कर लेती है तो ये अपना, जैसे कि कोई भी मैटर है उस संदर्भ में अगर राज्यपाल को देने की आवश्यकता है उसकी प्रति उस रिपोर्ट की, तो राज्यपाल को देगा या फिर सरकार या विधायिका को ये रिपोर्ट संसद देगी। तो ये इस जो ये पैटर्न है, या फिर ये कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर क्लियर रखेगा कि एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
और फिर ये है कि इसके कार्य क्या हैं, जैसे कि जांच करना, कोई भी जो भी अनुसूचित जनजाति मामले हैं उसकी जांच करना, उसके लिए सुरक्षा उपाय करना, फिर अगर किसी ने उसके अधिकारों का हनन किया उस दर में पूछताछ करना, फिर शिकायत सुनना और फिर उनके सामाजिक विकास के संदर्भ में भी कार्य करने की अनुशंसा करना। और फिर जैसे कि इसके जो शक्तियां हैं तो वो किसी तरह की प्रतिक्रिया ले सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट के अंतर्गत जैसे कि उसकी जो प्रतिक्रिया है तो सिविल कोर्ट के समान होगी। और फिर इससे संबंध दस्तावेज, हलफनामे इत्यादि जारी करने के भी अधिकार हैं और ये अपने जो रिकॉर्ड है सार्वजनिक कर सकता है। तो ये इसके शक्तियों में आता है। तो इसको भी ये अनुसूचित जनजाति आयोग भी काफ़ी मतलब फोकस में रहता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं छठी श्रम युवा जो दौर है आज से शुरू हो रही है। तो आज से नहीं, कल से मतलब 8 तारीख से शुरू होने वाली थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो ये मुख्य उद्देश्य है कि हर युवा को खेल के माध्यम से मतलब उनको सशक्त बनाना और फिर मतलब कि उनके प्रतिभा को निखारना। और फिर इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि स्लम के क्षेत्र में विभिन्न तरह की जो सरकार द्वारा योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वहाँ तक उनकी नीतियों को पहुँचाना इसके अंतर्गत मुख्य कार्य है। और फिर ये जो युवा स्लम दौर है, यहाँ पे आप लोग दौर लिख लीजिए, मतलब कि नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे दौर छूट गया है। तो ये दौर है, तो ये किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, या पे शुरू किया गया है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय साथ ही नेहरू क्लब युवा केंद्र संगठन द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। और फिर यह 11वीं स्लम, साथ ही इसके साथ 11वीं स्लम युवा प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाएगा। तो कल से इसकी शुरुआत हो गई है 8 तारीख से। और किस संदर्भ में है ये स्लम से, जैसे कि वहाँ पे विभिन्न तरह की नीतियों वगैरह को पहुँचाना और फिर उनकी प्रतिभा और युवा की प्रतिभा को उनका निखारना, सशक्त बनाना इसका मुख्य कार्य है। और फिर ये भी देखना है कि किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये संगठन है प्लस युवा नेहरू युवा केंद्र संगठन इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि कल ही 8 तारीख की न्यूज़ थी कि ये पहले गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। जैसे कि हम लोग 6 तारीख में पढ़े थे कि पहले गरीब नवाज कौशल के केंद्र के स्थापित किया जाएगा कितने 100 जिलों में, और फिर 6 महीने के अंतर्गत इन सभी जो ज़िले हैं वहाँ पे ये सभी शहरों में वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। अब हम लोग ये जैसे कि हम लोग उस दिन भी पढ़े थे, परसों ही पढ़े थे कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो युवा हैं, अल्पसंख्यक युवा हैं, उनके रोजगार के कौशल को विकास करना इसका मुख्य कार्य है गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र का। तो ये है कि कल इसका उद्घाटन किया गया 8 तारीख को। तो उद्घाटन के दौरान ही ये एक और वार्षिक सम्मेलन, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के वार्षिक सम्मेलन को भी संबोधित किया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम है, अर्थात NMDFC। तो यह क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जैसे कि क्या करता है, ये एक तरह से युवाओं को जैसे कि विभिन्न तरह के जो युवा से संबंधित जो अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित विकास संबंधी कार्य हैं, परियोजना हैं, उसको बताता है। और फिर इसने अपना ऐप लॉन्च किया है। ऐप किस तरह का, इसमें अंग्रेजी भाषा में भी होगा, उर्दू भाषा में भी ये उपलब्ध होगा। और ये लॉन्च करने वाला मतलब कि पहला संकाय है जो योजनाओं को लॉन्च कर रहा है उसको बताने के लिए। और इसमें क्या होगा कि ये ऐप के थ्रू क्या करेंगे, कोई भी अपना इस परियोजना के संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकता है, या फिर ऋण हासिल करने से संबंधित मार्गदर्शन भी हासिल कर सकता है। अब उसी दौरान है कि जब उद्घाटन समारोह में गए थे अल्पसंख्यक मंत्री, तो वो एक ऋण योजना भी शुरुआत की दस्तकारों के लिए। तो ये क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये ऋण योजना है जो दस्तकार हैं उनको पूंजी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ऋण ले सकते हैं, अथवा उधार मतलब कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग 3 चीज़ देखें, एक तो पहले गरीब नवाज कौशल केंद्र, और फिर NMDFC जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के बारे में देख लिए। इसने अपना लॉन्च किया ऐप। और फिर ये ऐप क्या करता है, विभिन्न तरह की योजनाओं को
जानकारी देता है और मार्गदर्शन देता है। और फिर ऋण योजना के बारे में भी देख लिए, जो दस्तकारों को लाभ देता है और ऋण लोन सुविधा उपलब्ध कराता है। इस तरह से क्या होगा कि इससे जो ये ऋण सुविधा है इसके थ्रू क्या होगा कि पारंपरिक कला शिल्प की जैसे कि और फिर विरासत इत्यादि से संबंधित जैसे कि उसको पुनर्जीवित करने का लाभ मिल सकता है इस ऋण के थ्रू। विभिन्न तरह के दस्तकार आएंगे इसमें, अपना लोन लेके अपने कुटीर उद्योग स्थापित करके अपना रोजगार खोल सकते हैं या फिर पारंपरिक कला का विकास कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं G20 अभी कल ही समाप्त हुआ 8 तारीख को, और 7-8 तक इसकी जो बैठक चली थी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले ये देख लें कि जो G20 है क्या है। तो ये विभिन्न जैसे कि प्रमुख अर्थव्यवस्था, मतलब कि ये आर्थिक संगठन है, सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आर्थिक संगठन है। इसमें 90+1 है, मतलब 9 जो हैं 19 जो कंट्री हैं और 20वां जो है आपका यूरोपीय संघ है। तो 19+1 का इस पर कॉन्सेप्ट है। टोटल 20 कहे जाते हैं, G20 कहे जाते हैं। और फिर इसको जो स्थापित किया गया था 1999 में स्थापित किया गया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के मतलब वित्त क्षेत्र में विकास करने के लिए इसके स्थापित किया गया था। और फिर इसके जैसे G20 के अंतर्गत पूरे विश्व के अगर देखा जाए तो 85% बेस व्यापार होता है। और फिर अगर इसमें यूरोपीय संघ है उसको हटा दिया जाए तो 75% तक पूरे विश्व का उसमें व्यापार होता है। और फिर इसकी जनसंख्या जो है G20 की वो पूरे वर्ल्ड की 1/2 है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आर्थिक दृष्टि से। और फिर ये देखा G20 जो हुआ वो फिलहाल में 2017 में कहाँ हुआ था, ये जर्मनी में हैम्बर्ग में हुआ था। और फिर ये 7 से 8 तक चला था। और फिर इसमें गेस्ट भी इनवाइट किए गए थे, जैसे कि G20 के अलावे गेस्ट जो कंट्री थे गयाना हो गया, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेलेंग हो गया, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तो ये और वियतनाम, ये इसके जो गेस्ट कंट्री भी इसमें आए थे। अब हम लोग देख लें G20 के अलावा G20 के साथ साथ एक अन्य भी समिट होता है, जैसे T20 का हो गया, अर्थात थिंक टैंक जो हैं कंट्री उनके भी समिट आयोजित किया जाता है। तो जैसे कि पहला 2012 में किया गया था, फिर मैक्सिको सिटी, फिर दूसरा मॉस्को में किया जाता है। फिर समय समय पे W20 का भी जो अर्थात वुमेंस के जो जितने मतलब कि G20 कंट्री हैं उनके वुमेंस का भी जो समिट होता है G20 के अंतर्गत, तो इसके भी मतलब कि समय समय आयोजन किया जाता है। जैसे 2017 में अप्रैल में फिलहाल में कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में हुआ था। और फिर C20 का भी समिट होता है, तो जिसमें क्या होता है सिविल सोसाइटी से संबंधित डायलॉग या फिर मतलब विभिन्न तरह के वाद विवाद होते हैं, विवाद पे विचार विमर्श किया जाता है। इस संदर्भ में 2014 में पहला था, फिर 15 में इसका दूसरा था। और जैसे कि एग्जाम पूछ लेता है कि G20 के अलावे T20 क्या है, W20 क्या है, C20 क्या है, तो हम लोग को याद रखना है, इससे घबराना नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं पंजीकरण और कंपोजिशन योजना। तो इसकी जो है शुरुआत की गई थी, इसको जैसे कि अधिसूचित किया गया था 19 जून 2017 को, और लेकिन इसको 22 जून 2017 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया और प्रभावी हो गया। अब इसका जो उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य है जो अस्थायी पंजीकरण ID अर्थात PID द्वारा नहीं जुड़े हैं या फिर जो जुड़ चुके हैं उन सभी करदाताओं को किससे जोड़ना, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या द्वारा अर्थात GSTIN के अंतर्गत जोड़ना। तो इसका मुख्य कार्य है। और फिर है कि जैसे कि जो PID प्राप्त कर लिए हैं वो अपना पंजीकरण संख्या लेके GSTIN पे जैसे GSTIN संख्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये किस तरह का है, ये क्या करेगा कि नए जो करदाता हैं GST के अंतर्गत इसके संख्या से अपना कर पे कर सकते हैं। तो ये GST पहचान संख्या है, जिसको क्या कहेंगे, GSTIN। तो जैसे कि इस योजना का क्या कार्य है कि इसके अंतर्गत नए या पुराने करदाताओं को जोड़ना। अब हम लोग देख रहे हैं GST रेट्स
फाइंडर। तो ये क्या है, एक ऐसा ऐप है जो अरुण जेटली ने लॉन्च किया है। फिलहाल बाद में ये एंड्रॉयड जैसे जो मोबाइल है उस पर भी आ जाएगा। और फिर इसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे जीएसटी के अंतर्गत जो भी दरें निर्धारित की गई हैं विभिन्न वस्तुओं से संबंधित, उनको इस ऐप के थ्रू खोजा जा सकता है। और फिर है कि इसको जैसे कि ऑफलाइन मोड में भी इसको सर्च किया जा सकता है। विभिन्न जीएसटी से संबंधित विभिन्न वस्तुओं पे क्या कर है, क्या उसकी रेट है, हम लोग देख सकते हैं। और फिर यह है कि CBEC जो है बोर्ड, अर्थात केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, उसने भी एक रेट फाइंडर पोर्टल जारी किया है, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं। और फिर ताकि जो करदाता हैं विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति हो सके, सेवाओं की आपूर्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके लिए CBEC भी ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये है अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री ने GST रेट फाइंडर ऐप लॉन्च किया है। तो इसने पोर्टल किया है, किसने, CBEC, और इसने फाइंडर ऐप GST रेट फाइंडर ऐप को लॉन्च किया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमेशा हमें साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही अगर आपका पॉजिटिव हमेशा व्यवहार रहेगा या फिर कमेंट्स वगैरह शेयर लाइक करेंगे, तो हम अपने पूरे मतलब कि हौसला के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर इस तरह से जो दिल्ली के न्यूज़ है आपको मिलता रहेगा, और फिर इस तरह से हम लोग का प्री अच्छे से तैयार होते रहेगा, जिससे कि एग्ज़ाम सभी लोग अच्छे से मतलब पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।